फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इसने परंपरागत जो युद्ध होते थे उनका पूरी तरीका से जो है पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि देखिए, ये दो युद्ध हैं, इनको केस स्टडी की तरीका से भारत को लेना चाहिए। और इसमें केस स्टडी क्या है, यानी कि केस स्टडी इसमें यह है कि जो प्लेटफॉर्म केंद्रित ये युद्ध हुआ करते थे पहले, अब वो पूरी तरीका से एल्गोरिथमिक युद्ध जो है वो बन चुके हैं। अब युद्ध वही जीतेगा जो मास प्रोडक्शन करेगा। अब युद्ध वही जीतेगा जो यूसीएवी पर कार्य करेगा। अब युद्ध वही जीतेगा जो यूएवी पर कार्य करेगा। अब युद्ध वही जीतेगा जो सिक्स्थ जनरेशन वारफेयर, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर, भी लड़ेगा। और अब युद्ध वही जीतेगा जिसके पास स्वार्म टेक्नोलॉजी होने वाली है। इसका मतलब है कि अब युद्ध वो नहीं जीतेगा जो ज्यादा बजट खर्च करता हो, यानी कि बहुत भारी भरकम सेना हो, या वो युद्ध नहीं जीतेगा जिसके पास बहुत बड़े बड़े जो है वो टैंकर्स हो, या जिसके पास बहुत बहुत बड़े जो है फाइटर जेट्स हो। अब युद्ध वो नहीं जीतेगा। युद्ध कौन जीतेगा? जिसके पास में स्ट्रेटजी होगी, जिसके पास में एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी होगी, और अपने आप को समय के साथ में जो है एडजस्टमेंट करने और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन वारफेयर में लगातार लड़ने की क्षमता होगी। युद्ध आज वो जीतने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अब भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसको इससे क्या सीखना है, और भारत के लिए ये पूरा का पूरा जो दो युद्ध क्षेत्र हुए हैं अभी, इनसे क्या सीखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं। कम लागत वाले शाही ड्रोन ने किस प्रकार से अमेरिका के थर्ड सिस्टम को, जहां पर लगभग एक मिसाइल ही 5 करोड़ की बैठती है, अगर इंडियन रुपीस में आग लगाओगे आप, तो 5 करोड़ की एक मिसाइल, और वही एक शाही ड्रोन जिसकी टोटल ही कीमत अगर आप देखा जाए तो लगभग 35,000 के आसपास निकल करके आती है। तो देखिए, ये जो वार है, ये आपको एसिमेट्रिक होता हुआ दिखाई पड़ा था, और मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि अगर युद्ध इस तरीका से एसिमेट्रिक होता है अमेरिका के लिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। और दूसरा, जब अमेरिका का ये थर्ड सिस्टम यूएई के अंदर फेल हो जाता है, या इसको जो है ईरान के सही ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाता है, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया के अंदर जो इनका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था थर्ड, उसको वहां से निकाल करके यूएई के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अब जैसे ही जो थर्ड सिस्टम वहां से लाया जाता है, तुरंत चाइना और नॉर्थ कोरिया के द्वारा आपने देखा कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी गई, जो कि आकर के गिरती हैं जापान सी के अंदर, और जो आकर के जो है साउथ कोरिया के आसपास जो है हिट करती हैं। अब वहां पे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी। अब देखिए, इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि अगर अमेरिका अपने आप को समय के साथ अगर एडजस्ट करता, तो शायद इतना समय नहीं लगता ईरान से लड़ने के लिए। लेकिन ईरान को बैकडोर से रूस और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप मिसाइल देख लीजिए, आप देखिए उनका किस तरीका से जो ड्रोन सिस्टम है उसको देखिए, तो वो आपको दिखेंगे कि अब से 1 साल या 1.5 साल पहले वो तकनीक अभी ईरान के पास नहीं थी, जिस तरीका की तकनीक आज आप उनको देख रहे हैं। अब देखिए, एआई आधारित किलिंग बेस जो है ये कार्य, सेंसर डेटा का विलन से लक्ष्य को पहचान कर खत्म करने में समय जो है वो घटकर अब मिनटों का जो है हो चुका है। यानी कि डिजिटल किलिंग वेयर्स जो है, अगर जो इसमें स्ट्रांग होगा वही अब युद्ध लड़ेगा। और इसके साथ क्या आएगा? इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब आपको अपना जो डिफेंस सिस्टम है आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है वो अब एयर डिफेंस ही नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? उसको तो डिफेंस करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ टारगेट को ढूंढ करके उसको हिट भी करने वाला है। अब देखिए, अब भारत में क्या बदलेगा, यानी कि भारत का जो रक्षा तंत्र है अब वो L1 से शिफ्ट होकर के H1 पर जो है वो आने वाला है। यानी कि उच्चतम प्रतिभा हो और उच्चतम यानी कि कहिए कि हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी जो है उस पर कार्य करना पड़ेगा। जैसे अब हमें रक्षा खरीद से ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी उच्चतम तकनीक पर जो है कार्य करने के लिए। अब बजट जो है, जैसा रक्षा बजट है, उसको हमें अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि अब की बार आपने देखा भी होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है, और 27% जो है, अगर सेना की मैं बात करूं डिफेंस की, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका जो है वो बढ़ा हुआ, आपको 27% बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा है। तो हमको ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ाना पड़ेगा, और हमें नए तकनीकी जो हथियार है बाहर से खरीदने के बजाय अपने देश के अंदर उनका जो प्रोडक्शन है वो करना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे हम? फाइटर जेट्स वगैरह खरीद रहे थे, लेकिन अब हमको स्वार्म टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अमेरिका के द्वारा आप देखिए कितना है, लगभग 975 बिलियन डॉलर जो है उनका अपना सेना का बजट है। अगर चाइना का देखेंगे तो 545 बिलियन जो है वो सेना का बजट है, और भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 40 बिलियन डॉलर ही सेना का बजट है। उसके बाद भी भारत की जो सेना है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है। तो आप सोचिए कि हमने क्या है कि पैसा कम खर्च किया है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कैपेबिलिटी जो है डेवलप की है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना, ये मायने नहीं रखते। यहां पर आपको ईरान कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 15 दिन से लगातार ईरान जो है इस 975 बिलियन वाले जो अमेरिका है उसको टक्कर दे रहा है। कहां 975, और ईरान का तो कोई भी बजट है नहीं। तो अब देखिए लड़ाई किस तरीका से एसिमेट्रिक हो चुकी है, नई तरीका के वॉरफेयर जो है वो अब क्रिएट हो चुके हैं। नागरिक सैन्य संलयन, जैसे सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो है उसका भी समय आ चुका है।
इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स, संस्थापक और तकनीक विशेषज्ञ जो है, अब उनको आप ऐसा करके नहीं रख सकते कि नहीं ये तो प्राइवेट सेक्टर है या फिर ये तो स्टार्टअप्स है, ये हमारी क्या ही मदद करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर में। बल्कि आप क्या करना पड़ेगा कि आपको जो एकेडमिया है, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है, जिस तरह से चाइना के अंदर होता है, कि साथ मिलकर कोलैबोरेशन में कार्य करना पड़ेगा और एक जो नई तकनीक है उनसे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हमारी डिफेंस सेक्टर अगर ये नहीं कर पाती तो हम तथाकथित रूप से परंपरागत तरीका के युद्ध लड़ पाएंगे और उससे आपका जीतना संभव नहीं है। दोनों युद्ध जो है हमें यही दिखाते हैं। देखिए, रणनीतिक स्वायत्ता बनाम तकनीकी गठबंधन। अब भारत जो है, अगर आपको रणनीतिक स्वायत्ता चाहिए तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा और शक्तिशाली बनने के लिए डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन अपने देश के अंदर ही करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। अगर ये दो प्रश्न के आंसर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर आपको मिल जाने वाले हैं। देखिए, पहला क्या है, आधुनिक एल्गोरिथमिक वॉरफेयर के युग में पारंपरिक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर की विफलता के मुख्य कारण क्या है? पहला देखिए, इसमें केवल वायुसेना का उपयोग होता है। दूसरा, यह एआई डेटा फ्यूजन और रियल टाइम निर्णय के बजाय केवल भारी हार्डवेयर जैसे कि टैंक, जहाज पर निर्भर है। तीसरा, इसमें सैनिकों की संख्या कम होती है। और चौथा, यह केवल परमाणु हथियारों पर केंद्रित होता है। वैसे तो आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं तो फिर भी हम लास्ट में बताएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न, भारत में भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की पारंपरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? पहला विकल्प देखना, यह देश के महत्वपूर्ण तकनीकी गठबंधन यानी कि टेक्नोलॉजी अलायंसेस और उन्नत साझा रक्षा प्रणाली से दूर कर देता है। दूसरा, यह देश को पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर बना देता है। तीसरा, इससे देश का रक्षा बजट कम हो जाता है। चौथा, यह देश को केवल संयुक्त राष्ट्र के फैसलों का मोहताज बना देता है। फ्रेंड्स, ये जो दो प्रश्न मैं देता हूं उसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि इसी टॉपिक पर आपने कहीं ना कहीं कोई और वीडियो देखी होगी। अगर उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इनके आंसर नहीं दे पाते तो आगे कम से कम उस चैनल पर मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही आपको जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और दूसरा जो है इसका लक्ष्य है कि आज आपका जो नॉलेज बेस है वो क्या है, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है और साथ ही साथ में नॉलेज में एनहांसमेंट जो है वो भी हो रहा है। अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। देखिए, आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। देखिए, युद्ध का जो स्वरूप है हमेशा के लिए बदल चुका है। यदि हम पुरानी सोच के साथ नए युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी हार जो है होने वाली है। हमें अपनी रणनीतिक सोच को तुरंत अपग्रेड करना ही होगा, इसके लिए कोई और दूसरा जो है विकल्प नहीं है। पहला क्या है, अगर आप देखोगे कि आज तक जो युद्ध होते आए थे उन्हें बोलते हैं प्लेटफॉर्म सेंट्रिक युद्ध। इसका मतलब है कि भारी हार्डवेयर जो जैसे युद्ध हो गए, गोले हो गए, युद्धपोत हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, इनसे युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज दिन यानी कि सप्ताह का जो समय है वो बिल्कुल जो है आ चुका है कि मिनटों और सेकंडों के अंदर। यानी कि पहले जिस तरह के आउटकम्स आपको महीने या सप्ताह में निकल करके आते थे, आज वो 24 घंटे के अंदर निकल करके आ रहे हैं। सोचिए, कार्य प्रणाली, मैनुअल रडार और मानव संचालित जो लक्ष्य थे, पहले ऐसा देखा जाता था कि जो रडार्स वगैरह है वो मानव ही उसको जो है चलाते थे और उसमें ह्यूमन एरर की गलती होती थी। लेकिन आज सब क्या है, एआई ड्रिवन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो प्रिसीजन तरीका से उसकी ट्रैकिंग, उसका इंटरसेप्शन और उसकी हिटिंग जो है अब एआई के द्वारा जो है की जा रही है। मैं इसको मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि अब सारा जो प्लेटफॉर्म है उसको एआई से जोड़ने के कारण क्या है। एआई जो है एक तो उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसीलिए उसका जो अपना जो उसकी अपनी प्रिसीजन है और निर्णय लेने की जो सटीकता है वो 100% आप मान के चलिए, किसी तरीका की एरर दिखाई नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि ये क्या है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है तो ह्यूमन कैजुअलिटी भी कम होने वाली है। तो इससे क्या है कि सेना का आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन सेना की अपनी जो कुशलता है और उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, देखते हैं दूसरा वाला। देखिए, आज के जो समय है वो कैसा है युद्ध का, वो है एल्गोरिथमिक वारफेयर। इसका मतलब है कि टोटल वारफेयर जो है वो एल्गोरिथम के आधार पर लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक होता है सिमुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि दूसरी जो सेना है उसके माइंड को रीड करना, वो जिस तरीका के एल्गोरिथम पर कार्य कर रही है, अगर आपने उसको ट्रैक कर लिया या उसको क्रैक कर लिया तो आप युद्ध में जो है वो जीतने वाले हैं। आज के ये युद्ध जो है वो उसका जो मुख्य आधार है वो है सॉफ्टवेयर, वो है एआई, वो है ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम, वो है साइबर नेटवर्क। इसका मतलब है साइबर नेटवर्क के द्वारा दो काम आप कर सकते हैं। पहले तो उनके जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको आप जो क्रैक कर सकते हैं, और दूसरा जो है इसका जो सबसे बड़ा जो है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसका मतलब है आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान पूरी तरीके से पिट चुका था, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो चुके थे। पूरा जो देश है उसके जो आर्मी के इंस्टॉलमेंट थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रिटेंड कैसे किया जैसे कि वो जीत गए हों, यानी कि उन्होंने क्या किया, उनके जो सेलिब्रिटीज है उनके उन्होंने जो रोड पर आकर के परेड निकालनी शुरू कर दी। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और उसको जो है वैसे ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत से जीत चुका था। देखिए, मात्र कुछ मिनट, यानी कि यूक्रेन में डिजिटल किलिंग वेव से जो है 6 मिनट के अंदर ही टारगेट जो है वो नष्ट किए गए। और ये है आने वाले समय में डिजिटल किलिंग वेव। क्लियर, यानी कि एक वेव जो है इस तरीके से क्रिएट की गई जिसके जो टारगेट थे वो निश्चित थे, और 6 मिनट के अंदर इन्होंने इस टारगेट को जो है वो भेज दिया। उसके बाद आता है एआई द्वारा प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ, जो है दुश्मन की दिनचर्या उसका एक डेटा बनाना और डेटा एनालिसिस करके तब उस पर अटैक करना, और ये जो है आपको विजित बनाता है। तो इसका मतलब है आज के जो
युद्ध है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज के जो युद्ध है वो परंपरागत तरीका से चलते ही नहीं है। आज आपके युद्ध जो है पूरी तरीका से डेटा एनालिसिस ड्रिवन होने वाले हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा, बिना सेना उतारे ही आज आप जो है युद्ध कैसे जीतते हैं। देखिए, पहले है सटीक खुफिया जानकारी, यानी कि तकनीकी इकाइयों द्वारा डेटा सर्वाइलेंस का उपयोग करके दुश्मन का जो है शीर्ष नेतृत्व जो है उसको ट्रैक करना। दूसरा है बिना जमीन यानी कि डिसेप्शन स्ट्राइक्स करना, बिना जमीनी पर सेना भेजे यानी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड बिना किए ही हवा से सटीक प्रहार करके शीर्ष कमांडरों को जो है एक साथ खत्म कर देना। यही तो कर रहा है ना ईरान में क्या हो रहा है कि इजराइल धीरे धीरे से क्या कर रहा है, सारी लीडरशिप जो है उसको खत्म कर रहा है। यानी कि किस तरीका से जो लीडरशिप IRGC देखिए उसकी जो लीडरशिप है उसे खत्म किया, पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खत्म किया, और एक जो है उनका बेसिस मिलिशिया यानी कि एक ऐसा 20,000 लोगों का समूह जो अपने आप को खुद बम से उड़ाते हैं, ये ईरान के पास है। इसका जो हेड है उसको भी कल जो है निपटा दिया है इजराइल के द्वारा। इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल जानता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि जैसे ही शीर्ष नेतृत्व को आप खत्म करोगे उस देश के अंदर खुद ही सिविल वार छिड़ जाएगा। आप देखिए पूरा इराक के अंदर आप देखिए यही तो हुआ है। आप जितने भी इस्लामिक कंट्री है जहां पर शीर्ष नेतृत्व एक बार खत्म हुआ उस देश के अंदर अपने आप ही सिविल वार छिड़ जाता है। और इजराइल यही चाहता है कि इसका जो है पूरी तरीका से एक तरीका से सीरिया बना दिया जाए। ISI कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ, इसी तरीका से ISI डेवलप हो गया। इसी तरीका से आपने देखा कि इराक के अंदर भी ये सब कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही शीर्ष लीडरशिप खत्म होती है देश पूरी तरीका से जो है वो मिलिशिया के हाथों में चला जाता है। और यही आप देखेंगे इस्लामिक जो कंट्री है उनकी ये खूबसूरती है कहिए या बदसूरती है, ये डिसीजन आप लीजिए। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग, बुनियादी ढांचे का विनाश, AI गाइडेड ड्रोन और मिसाइलों से जो है सटीक तरीका से निशाना और उनकी जो शहर है उन पर पूरी तरीका से उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह करना, ताकि जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके ऊपर एक दबाव आए। अमेरिका और इजराइल ने साबित किया है कि हवाई या नियंत्रण यानी कि एयर डोमिनेंस और सटीक डेटा से बिना किसी बूट ऑन ग्राउंड किए बिना ही, यानी कि उस देश के अंदर अपने सैनिक बिना उतारे किस तरीका से दुश्मन को पंगु बनाया जाता है ये दिखाता है। ड्रोन की क्रांति ने महंगे रक्षा तंत्र को पूरी तरीका से शक्तिहीन बना दिया है। मैंने शुरू में जैसा बताया कि जो शाही ड्रोन 136 जो था उसके द्वारा किस तरीका से अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है उसको पूरी तरीका से जो है विनिष्ट कर दिया गया, पंगु बना दिया गया। इस दुनिया भर से जुटाए गए 40 साधारण कॉमर्शियल पुर्जे का इस्तेमाल होता है और ये एक प्रकार का जो है तकनीकी जुगाड़ था, यानी कि जो ड्रोन था शाही ड्रोन, उसके बाद भी किस तरीका से अमेरिका की जो तेज कटिंग एज कटिंग टेक्नोलॉजी थी उसको जो है धता बता दी गई। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी यह जिस देश के पास होने वाली है और बहुत सस्ती है और इसको जो है ड्राइव किया जाएगा AI के द्वारा। तो आप सोचिए कि अब यही जो है आने वाले समय में इसका पूरा आपको लेक्चर देखना चाहते हो कि इस स्वार्म टेक्नोलॉजी कार्य कैसे करती है और इसको इंटरसेप्ट करके नष्ट करना बहुत ज्यादा जटिल है आज के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। देखिए अब क्या है, अब आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 का अर्थ जो है मजबूती तरीका से गठबंधन है। पुरानी सोच अलग तरीका से चलती थी और आज की सोच जो है वो बिल्कुल अलग तरीका से है। पुरानी सोच सभी वैश्विक गुटों से दूर रहना और तकनीकी के लिए अकेले संघर्ष करते रहना। रणनीतिक सोच क्या है, आधुनिक AI और रक्षा तकनीक में पिछड़ जाने का जो खतरा है आज वो दिखाई पड़ता है। अपनी शर्तों पर मजबूत टेक अलायंस तकनीक का गठबंधन बनाना और नई आवश्यकताओं जो है उनको देखना। आज कोई भी देश अकेले युद्ध तकनीक विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि आज एक सप्लाई चेन है और ये जो सप्लाई चेन है इसमें एक पुर्जा कोई देश बना रहा है, दूसरा पुर्जा कोई और देश बना रहा है। इस तरीका से आप देखोगे तो ये एक टेक अलायंस जो है पूरी दुनिया एक टेक अलायंस के बीच है। ऐसा नहीं कि कोई एक देश जो है स्वयं से निर्माण कर रहा हो। पाकिस्तान के पास चीन का तकनीकी समर्थन है, इजराइल के पास अमेरिका का तकनीकी समर्थन है। भारत को अपनी स्वायत्तता से समझौता किए बिना गहरे तकनीकी समझौते और साझेदार को खोजना होगा और इसके रूप में रूस को जो है भारत का देखा जाता है। आगे देखना, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है आप देखेंगे 2035 तक जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आप कहोगे 2035 क्यों, क्योंकि अभी ये जो हमारा सुदर्शन जो है इसको 6th जनरेशन वारफेयर के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर 1000 ड्रोन भी किसी फाइटर जेट के साथ आकर के अटैक करते हैं और वो भी कौन से लॉइटरिंग एम्युनिशन, उनको भी ये नष्ट करेगा और बिना किसी तरीका के अपने देश को क्षति पहुंचाए। तो सोचिए, और साथ ही साथ बिना असमेट्रिक हुए। तो ये जो है आने वाले समय में भारत का जो है पूरी तरीका से तकदीर बदल देगा और इसीलिए इसकी जो डेट है वो 2035 रखी गई है। भारत के प्रमुख शहरों के लिए बहुस्तरीय वायु सुरक्षा यानी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली है ये। AI अनिवार्य है, इसमें AI इंटीग्रेशन किया गया है। 100 मिसाइल दागे तो रडार को AI की मदद से तुरंत उनको पहचान कर और कौन सा सबसे ज्यादा घातक है, यानी कि देश के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पर कौन सी मिसाइल गिरेंगी सबसे पहले उनको हिट किया जाएगा और कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो जाकर के ऐसी एरिया में गिरेंगी जहां पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, उनको ट्रैक ही नहीं करना, उनको गिरने देना है। तो
तो इस तरीका का जो है ये एआई ही निर्णय ले सकता है। मनुष्य जो है यानी कि ह्यूमन जो है वो इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाएगा कि 1000 मिसाइल आ रही हैं या 1000 जो है लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो ड्रोन है वो आ रहे हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे ड्रोन हैं जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर टकराने वाले हैं, सिर्फ उनको ट्रैक करना है। बाकी जो दूसरी दिशा में निकलेंगे या किसी नो मैन लैंड एरिया में गिरेंगे, उनको गिरने देना है। तो देखिए ये आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी है। अब देखिए L1 सिस्टम जो कि वर्तमान में है, इसे बोलते हैं लोएस्ट बिडर, यानी कि जो कंपनी सबसे कम पैसे बोली लगाती है रक्षा टेंडर उसको मिलता है। नौकरशाही द्वारा जोखिम से बचाना, रिस्क मिटिगेशन और नवाचार की कमी, घटिया पुर्जे, और ये है आज का। लेकिन हमें कहां जाना है? H1 सिस्टम पर जाना है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाली जो प्रतिभा है उस पर अगर बिड लगाया जाता है तो सबसे पहले उसको ऑर्डर देना है। अमेरिका चीन की तरह हमको क्या करना है? टेक जाइंट्स को जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको साथ जो है उन पर भरोसा करना है, उनको जोड़ना है। और परिणाम तेजी से तकनीकी विकास और इसकी जो एजिलिटी है, एजिलिटी आप जानते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम एक के ऊपर निर्भर है, नहीं, हमारे पास ना मल्टीपल जो है ऐसे स्टार्टअप्स होने चाहिए। ऐसा प्राइवेट इकोसिस्टम डेवलप करना है ताकि हम अपनी नई तकनीक के लिए और खासकर डिफेंस के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना हो। अब देखिए अगर हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात करते हैं तो ये जो एरिया है ये निकल करके आता है। पहला देखिए ये सर्कल है सेना का, यानी कि युद्ध का अनुभव और रणनीतिक आवश्यकताएं। दूसरा ये आता है निजी सेक्टर, यानी कि तीव्र निर्माण क्षमता और व्यापारिक चपलता, जैसे टाटा और अडानी। तीसरा आता है तकनीकी विशेषज्ञ, यानी कि टेक जाइंट्स, एआई, एलएलएम, डेटा इंजीनियरिंग और स्टार्टअप्स। लेकिन इन तीनों को जहां क्रॉस होता है ये आते हैं नागरिक, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है। डेटा इंजीनियर्स की नियुक्ति और स्टार्टअप्स को सीधे R&D फंडिंग देना भी भारत का जो है भविष्य है। तो देखिए ये बीच का निकल करके आएगा। अगर हम इसको 4 सूत्रों में अगर डिवाइड करें तो एक ब्लूप्रिंट निकल करके आता है। पहला है एआई सॉफ्टवेयर फर्स्ट, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर सेकंड, तीसरा है टेक अलायंसेज और चौथा है सिटी सिक्योरिटी ऑडिट्स। ठीक है, इन पर हमें कार्य करना होगा और ये 4 स्तंभ हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे शुरू में, उनके विस्तृत आंसर ये है। पहले का आंसर है बी, यानी कि यह एआई डेटा फ्यूजन और रियल टाइम निर्णय के बजाय केवल भारी हार्डवेयर पर निर्भर है। और दूसरा इसे पढ़ लेना आप। और दूसरा देखिए दूसरे का आंसर है ए, यानी कि यह देश को महत्वपूर्ण तकनीकी गठबंधन और उन्नत साझा रक्षा प्रणालियों से दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।